नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन। सारे सब्जेक्ट्स, लेजिट सारे कॉन्सेप्ट, सारे टेक्स्ट बुक, सारे आंसर, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है स्टूडेंट्स की आपकी तैयारी जो होती है वो सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशंस की नहीं कराता है मैग्नेट ब्रेन्स, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एनटीएससी, उसके बाद जेई, नीट, ओलंपियाड, इन सब की तैयारी भी हम कराते हैं। और मैं आपका मैथ्स मेंटर राहुल पढ़ा रहा हूं आपको एनटीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ वेरियस चैप्टर्स, ठीक है। और लेकिन हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं, पहले हम चैप्टर को रिवाइज करते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई भी सेशन नहीं देखे, आप फ्लो में नहीं चल रहे, तो प्लीज एक बार उन्हें जरूर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा ये सेशन है, जो हमारी ये मुलाकात है, वो हो रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द ईयर 2018-19, स्पेसिफिकली कंसर्न्ड विथ प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है काफी सारे सालों के, अलग अलग स्टेट्स के, उन सबको कंबाइन करके हमने एक सेशन बनाया है आपके लिए, जिसको आप अभी देखने वाले हैं हमारे साथ। देखने वाले नहीं है, बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो सेशन है वो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आने वाला है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर। मैंने अपना पेन पेपर ले लिया है, आप भी तैयार हो जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर। यहां जो आपको चित्र दिया गया है उसकी मदद से, मतलब उसके माध्यम से आपने क्या करना है, आपको यहां पे ट्रायंगल के कुछ डायमेंशन दिए हैं और कुछ पता करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या क्या दिया है हमें। तो सर दिया ये है कि ट्रायंगल में एक तो साइड्स हैं पैरेलल, डी इज पैरेलल टू बीसी। उसके बाद साइड्स का रेशियो दिया है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू 3:5 एंड AC की वैल्यू है 5.6 और आपको AE पता करना है। चलिए, सबसे पहले तो जैसे ही आपको ये दिखे कि भैया साइड्स पैरेलल हैं या फिर लाइंस पैरेलल हैं ट्रायंगल के अंदर, आपके मन में पहला विचार आता है कि सर या तो BPT यूज होगी या फिर सिमिलैरिटी यूज होगी ट्रायंगल्स की। कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल, शायद उसी में आता है ये, है ना। चैप्टर नंबर 7 है कि नहीं वो मैं श्योर नहीं हूं, पर ट्रायंगल से ये मुझे श्योर है 100%। चलो, अब इसमें अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट कि सर BPT अगर यहां पे हम यूज करें, क्योंकि एक ही ट्रायंगल, उसी से काम चल जाएगा, तो BPT कहता है अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियो बराबर होगा, दैट इज AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो उसके एग्जैक्टली काउंटर पार्ट। जैसे अब कैसे देखो, AD है ऊपर का हिस्सा, तो उधर का भी ऊपर का हिस्सा AE अपॉन DB जो कि है यहां पे नीचे का हिस्सा, तो वहां पे EC हो जाएगा, ठीक है। अब AD अपॉन DB है 3/5, लेकिन हम हमेशा रेशियो को एक वेरिएबल के साथ लिखते हैं ताकि उसकी सारी वैल्यूज कवर हो सकें। तो AE अपॉन EC। अब 3x और 5x है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि AE की वैल्यू हो सकती है 3x और EC की वैल्यू हो सकती है 5x। अब यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहां हो जाएगा AE प्लस EC इक्वल्स टू 5 और 3 हो जाएगा 8x। अच्छा, AE प्लस EC कितना होगा, जरा डायग्राम में देख के बताओ। तो सर A से लेकर C तक की पूरी दूरी कवर हो जाएगी, तो आप यहां पे क्या बोलोगे कि AC इज इक्वल टू 8x। अब AC की वैल्यू आपको पहले से दी गई है, कितनी, 5.6। तो ये आपको कैसे हेल्प करेगा सर, ये हमें x की वैल्यू ज्ञात करने में हेल्प करेगा, जो कि हमारे रेशियो में काम आएगी, ठीक है। चलिए, तो 5.6 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 होता है 56, तो ये हो जाएगा 0.7। तो x की वैल्यू 0.7 हो गई, ऊपर का हिस्सा 3x, नीचे का हिस्सा 5x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 0.7 से, तो AE हो जाएगा कितना सर, AE हो जाएगा 3 इंटू 0.7 दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा है सर, ये है ऑप्शन डी 2.1 सेंटीमीटर। तो इसको हम अपने आंसर के रूप में आसानी से मार्क कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी सर। अब क्या करें सर, एक बार कंप्यूटर जी से परमिशन लेते हैं, देखते हैं उनका जवाब क्या है। उनका जवाब भी है ऑप्शन डी 2.1, हमारा आंसर भी था 2.1। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नया सवाल है कि यदि O है सेंटर ऑफ द सर्कल, तो और आपको x और y दिया है 100 डिग्री, फाइंड एंगल XZP।
अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके। तरीका क्रमांक 1 कहता है कि आप कंस्ट्रक्शन करें। किस प्रकार का? सर आप बनाएं एक एंगल एट सर्कमफेरेंस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप एंगल एट सर्कमफेरेंस बनाएंगे तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। मान लो इसका नाम रख दिया ए। ठीक है, अब यहां पे देखो जो एंगल एक्स ओ वाई है उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं एक्स ए वाई से। ठीक है, तो जो एक्स ओ वाई है जब आप उसको एक्स ए वाई से कंपेयर करोगे आपको दिखेगा कि दोनों एंगल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, एक्स एक्स। एक है सेंटर पे, दूसरा है सरकमफेरेंस पे। अब अगर एक सेंटर पे है और दूसरा सरकमफेरेंस पे तो दोनों की वैल्यूज में क्या कनेक्शन? सर डबल हो जाता है। इसका मतलब यहां पे 100 डिग्री जो है वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स ए वाई। ठीक है, सॉल्व करोगे आप इसको 50 डिग्री आएगी आपके एंगल एक्स ए वाई की वैल्यू। अब दोनों ही मेथड में जो यहां पे हम करने वाले हैं इतना तो करना ही पड़ता है। ठीक है, कि ये वाला एंगल निकालना पड़े 50 डिग्री। अब एक है इसमें थोड़ा सा लॉन्ग मेथड जो मैं पहले सिखाऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट मेथड। लॉन्ग मेथड ये कहता है कि भैया अगर वो एंगल 50 है एक्स ए वाई तो उसी के सामने वाला मतलब एक्स जेड वाई, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, जिसके चारों पॉइंट, जिसके चारों जो एजेस है वो कहां है? सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो आपको क्या मिलता है? अपोजिट एंगल्स का सम मिलता है 180 डिग्री। अब एक है 50, दूसरा हमें निकालना है तो निकल जाएगा एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई कितना हो जाएगा? सर माइनस कर देंगे तो 130 डिग्री हो जाएगा। अब अगर z की वैल्यू 130 है तो क्या हम इस तरफ वाला एंगल निकाल सकते हैं एक्स जेड पी? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो कैसे? सर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो अगर हम अलग कलर से हाईलाइट करते हुए लिखे हैं तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो एक्स जेड वाई है जो हमने अभी निकाला प्लस एंगल एक्स जेड पी करने पे हमें मिलेगा 180 डिग्री। और रीजन इज वेरी सिंपल कि दे बोथ फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, चलिए अब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो भैया देखो ये है 130, ये आपने फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिख दो और इन सबको जोड़ने पे आएगा 180 डिग्री। तो एक्स जेड पी की वैल्यू कितनी? सर माइनस करके आ जाएगी 50 डिग्री के बराबर। कितनी? 50 डिग्री के बराबर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 50 और वही हमारा आंसर होगा। ये एक तरीका। सर दूसरा तरीका वो यहीं से इजाद होता है जिसका नाम है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, और उनकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। तो एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के तहत अगर एक्स ए वाई 50 है तो डेफिनेटली एक्स जेड पी भी 50 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। उस लॉजिक के तहत ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एक्स जेड पी 50 डिग्री दोनों तरीके से आ गया। ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है लेकिन इसे आइडेंटिफाई कर पाना और सॉल्व कर पाना थोड़ा सा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं है, ये आपको बाहर से सिखाया जाता है तो इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा अलग हो जाता है, लोगों को याद नहीं रहता। पर हाँ ये तो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे होगी स्क्रीन क्लियर। एक बार कंप्यूटर से और जवाब वेरीफाई करवाते हैं। भाई उनका जवाब कर रहा है कंप्यूटर जी, जवाब बताइए। ऑप्शन ए 50 डिग्री उनका भी था, हमारा भी है। चलिए स्क्रीन क्लियर। नया क्वेश्चन, इफ वन साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक साइड, जो ट्रायंगल जो कि इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल में, मतलब देखो स्टेटमेंट का यहां क्या तात्पर्य है कि ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, अर्थात जो ट्रायंगल है वो सर्कल के अंदर है। ठीक है, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। पास थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस p/4। अच्छा देखो सवाल का ये कहने का मतलब है कि एक सर्कल है। ठीक है, अब देखो सर्कल यहां पे अच्छे से बनाएंगे हम, थोड़ा छोटा सा लेकिन अच्छा बनाएंगे। ये रहा आपका सर्कल। अब सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाने के 50 तरीके, कुछ ऐसा बना दिया किसी ने, ठीक है, या फिर कुछ और तरीके से बना दिया। इसकी क्या विशेषता है कि इसकी जो एक साइड है वो सेंटर से पास हो रही है। अब सेंटर से पास हो रही है और क्योंकि सर्कल इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड सर्कल के अंदर, तो बेसिकली क्या होगा, ऐसा कुछ नजारा होगा। और जो सेंटर से पास हो रही है तो मतलब उसका एक और नाम होगा,
जो कि आपने बहुत बार पढ़ा है सर्कल्स के साथ। जी हाँ बिल्कुल, उसका एक और नाम होगा डायामीटर। क्या नाम होगा उसका? डायामीटर। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे नाम दें इसको ए बी सी, तो ये जो बी सी है ये आपका डायामीटर है। अब डायामीटर है तो भाई सेंटर भी होगा ओ, ठीक है। तो यहां पे जो BC है वो क्या है? डायामीटर है, तो BC इज डायामीटर। अब रेडियस कितना है? P/4। तो अगर आप यहां पे ध्यान दें, सर्कल का रेडियस कितना है? P/4 है, तो इस तरफ P/4, इस तरफ भी P/4, और अगर मैं यहां पे भी एक रेडियस बना दूं 90 डिग्री पे, तो ये भी हो जाएगा P/4, ठीक है। और आप ये इसको मान लेंगे A। क्या बनाया आपने? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, और एक आपने बनाया यहाँ पे परपेंडिकुलर रेडियस, ठीक है, जो कि अब आपको हेल्प करेगा यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने में। तो अगर हम एक ही वैल्यू निकाल पाए तब तो हम पेरीमीटर निकाल पाएंगे ट्रायंगल का, है कि नहीं? तो देखो, अगर आप एक ही वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कहती है कि भैया p² प्लस नहीं by4 नहीं by16 हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज 2 है, तो p² प्लस p² इज इक्वल टू a²। दो साइड है ना, p/4 p/4, तो p का स्क्वायर p², 4 का स्क्वायर 16। अब आप इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 2p² इज इक्वल टू a²। कैंसिल करोगे आपको मिलेगा p²/8 इज इक्वल टू a²। इसको अगर आप हटाओगे तो स्क्वायर रूट करोगे तो p² का हो जाएगा p, 8 हो जाएगा 2√2, क्योंकि 8 बनेगा 4 इंटू 2 करने पे, तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए उसका 2 बाहर, जो दूसरा 2 बचेगा 4 इंटू 2 वाला, उसका 2 आ जाएगा रूट के साथ। तो आपको a मिल गया p/2√2। अब अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो देखो, ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम। तो एक साइड है p/2√2, दूसरी साइड सर वो भी इसके बराबर होगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो p/2√2, और तीसरी साइड जो कि p/4 और p/4 को ऐड करने पे बनेगी, तो भैया 2/4 का हो गया, कितना हो गया? 1/4 1/4 कितना हो गया? 1/4 1/4 दो बार, मतलब 2/4। 2/4 को लिखने का तरीका और क्या होता है? 1/2, तो वहां भी p/2 हो गया भाई, 1/4 यहां 1/4 यहां जोड़ के हाफ हो गया, ठीक है। चलो अब आप चाहें तो इनको अगर आप यहां से ले ले तो ये हो जाएगा 2p/2√2। ये क्या हो गया सर? दोनों को ऐड कर दिया हमने, प्लस p/2। आप चाहें तो यहां से 2 और 2 कैंसिल करके लिख सकते हैं p/√2 प्लस p/2। इसमें भी आपको एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, तो जब आप एलसीएम लेंगे आपके पास क्या बचेगा सर? अगर हम p कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 1/√2 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा? 1/2। अब इनका एलसीएम क्या होगा? ठीक है सर, इनका एलसीएम यहां पे होगा, अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एलसीएम मिल सकता है, या फिर आप देखो ये 2 है, ये √2 है, तो 2 को √2 नहीं बना सकते, लेकिन √2 से 2 बन सकता है। कैसे सर? इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप इसको एक और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको थोड़े मोटे पेन से लिखें, चलिए अगर हम इसको एक और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहां पे एलसीएम सेम हो जाएगा, सही हो जाएगा बेसिकली। तो आप जवाब निकालोगे यहां पे, तो p इंटू ये हो जाएगा √2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय कितना? 2। तो p इंटू √2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2, दैट इज योर ऑप्शन ए, जो कि हमें यहां पे दिख रहा है, तो हम उसको हाईलाइट कर देंगे हमारा जवाब। यहां पे सोचने वाली बात क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज कैसे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हमने जो ट्रायंगल की दो अननोन साइड्स थी उनके बारे में कुछ जानकारी पता लगाई, और उनके बारे में जो भी जानकारी हमें पता लगी उसकी मदद से हमने फिर अपने आगे के क्वेश्चन को सॉल्व किया, जहां पे हमने पेरीमीटर निकालना था, तो मतलब तीनों साइड्स को जोड़ के कितना आएगा वो निकालना था। और हाँ, ये बीच का कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, पेरीमीटर का मतलब है केवल आउटर बाउंड्री जो यहाँ ब्लैक कलर से आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये अंदर की रेड वाली लाइन को मत गिन लेना, वो गलत हो जाएगा। समझ में आया? जी सर। चलिए कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करेंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, हमारा जवाब भी ऑप्शन ए, तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। और नया प्रश्न हमारे समक्ष, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल एट बी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट एंगल कहां पे है,
ठीक है, वो आपको अगर पता नहीं चलेगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे राइट एंगल कहां पे था, फिर नेमिंग गलत हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहां पे देखो एबीसी क्या है, राइट एंगल एट बी है। चलिए, अगर राइट एंगल एट बी है तो डायग्राम कैसा बनेगा सर, ये रहा आपका राइट ट्राइंगल एबीसी, इसमें ए ऊपर, राइट एंगल एट बी है तो ये रहा बी और सी। अब ए बी इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट। देखो 3 हिस्से करने अगर तो आपको 2 बार कट करना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन सा, हम लोग घर में भी कितने बार करते हैं कि चॉकलेट के 3 हिस्से करने तो 2 बार कट करना पड़ेगा, आइसक्रीम के करने, किसी भी चीज के करने तो 2 बार। तो यहां पे डी और ई, जिसमें डी इज नियरर टू ए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो डी पॉइंट है जो कि नियर है ए के, तो ये पहला आ गया डी पॉइंट, उसके बाद आएगा ई पॉइंट, और ये किस प्रकार है कि तीनों हिस्से बराबर। ठीक है, तो आपने इसको जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया। अब तीनों हिस्से बराबर तो मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू अगर x है तो ये वाला हिस्सा भी x और नीचे वाला हिस्सा भी x। इसको हम लोग आसानी के लिए y मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब आपसे क्या बोल रहा है वो, देन AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर और DC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब देखो यहां पे जो जो वैल्यू आपको दी है सारी निकाल लो। सबसे पहले किससे शुरू करोगे सर, AC स्क्वायर से शुरू करते हो। देखो AC स्क्वायर को अगर मैं लिखूं तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहां पे AC का मतलब है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना, आपने उनकी नेमिंग कर दी है भैया, तो AB का मतलब हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 हिस्से हुए हैं, प्लस y स्क्वायर, तो कुल मिला के 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या है सर, इसके बाद है EC स्क्वायर, तो चलो EC स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो EC स्क्वायर हो जाएगा सर सबसे नीचे वाला ट्राइंगल, तो वो हो जाएगा EB स्क्वायर प्लस कितना BC स्क्वायर। ठीक है, देखो EB की वैल्यू है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है y स्क्वायर, ये यहीं पे छूट जाएगा, है ना, इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है DC स्क्वायर, तो यहां पे थोड़ी जगह हम छोड़ते हैं लिखने के लिए कि भैया AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि इन दी एंड वही चाहिए, तो लगे हाथ निपटा देते हैं उसको। तो भैया देखो 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सर 2 बार माइनस क्यों, क्योंकि EC के आगे माइनस है तो दोनों को माइनस कर देगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 9 स्क्वायर में से 8 गया तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, तो कुल मिला के सॉल्व करने पे आया 8x स्क्वायर। अब इसी का दोस्त है नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है DC स्क्वायर, DC स्क्वायर हो जाएगा आपका, देखो DC स्क्वायर भी अभी भी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगने के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है, वो राइट ट्राइंगल है, तो उसमें DB स्क्वायर, कौन सा सर, DB स्क्वायर प्लस कौन सा सर, नीचे है BC स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो DB की वैल्यू हो जाएगी 2x का होल स्क्वायर प्लस BC हो जाएगा y स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और साथ में है BC स्क्वायर, तो BC तो स्वयं उसको हमने नाम देके रखा y स्क्वायर, तो ये केवल y स्क्वायर बचेगा। इन दोनों को माइनस करोगे DC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर को, तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सॉल्व किया आपने तो आपके पास बचेगा केवल 4x स्क्वायर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन से 2 स्टेटमेंट थे मैं उनको रख देता हूं, बाकी सारी कैलकुलेशंस को मैं गायब कर रहा हूं। तो ये वाली कैलकुलेशन थी हमारी जो हमारे भी काम की नहीं है, उसके बाद ये वाली कैलकुलेशंस भी हमने देख ली, तो इसमें कुछ काम का नहीं है अब हमारे पास। चलिए, इन दोनों का रेशियो आपने निकालना है, दोनों की वैल्यू आपको दी गई है, ऊपर वाले की 8x स्क्वायर, नीचे वाले की 4x स्क्वायर। जब आप रेशियो निकालेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो 8/4 करना है भैया, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 8 और 4 तो 2 के टेबल से कैंसिल, तो कितना बचेगा रेशियो 2:1, या फिर केवल 2 पूछा है आपसे, डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 2, तो जो कि है आपका ऑप्शन डी। आसान प्रश्न वैसे तो, बस पाइथागोरस थ्योरम का 2-3 जगह एप्लीकेशन था और उसके बाद फिर आसानी से आपने आंसर निकाल दिया, ऐसा कुछ टफ नहीं था। ओनली चीज 3 इक्वल पार्ट थे तो उनको नेमिंग ढंग से करना, फिर पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से यूज करना यहां हमें सिखाया जाता है सवाल के माध्यम से। चलिए, कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करेंगे तो उनका जवाब भी है ऑप्शन डी 2, हमारा जवाब भी वही था। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और नया प्रश्न है हमारे पास, शेप मेड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है,
वैसे तो ये कक्षा 8वीं का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां पे आप पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ते हो, पर ये देखो एनटीएससी में भी पूछा गया है, तो व्यक्ति को हमेशा सारी मैथ्स याद होनी चाहिए, मतलब पता होने चाहिए कॉन्सेप्ट। चलिए अब पैरेललोग्राम बोल रहा है तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पैरेललोग्राम, लगभग एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा पर काम चल जाएगा आपका। इसके बनाने हैं बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है शॉर्ट भाषा में एंगल बाइसेक्टर। तो देखो ये वाला एंगल आधा हो जाएगा और ये वाला एंगल आधा हो जाएगा। अगर मुझे मालूम चल जाए कि ये जो एंगल बन रहा है इनके इंटरसेक्शन पे, इसकी वैल्यू 90 है या फिर क्या है, तो मैं बोल सकता हूं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो यहां पे सर्कल और स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता, बचा क्या, केवल स्क्वायर या रेक्टेंगल। दोनों में ही 90 होता है, लेकिन वहां पे 90 आया कैसे, अगर आपको वो ध्यान रखना हो तो देखो ये पूरा होता है 180 डिग्री, है ना। दोनों को जोड़ने पे आपने करना है उसका आधा, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, एंगल बाइसेक्टर। तो कुल मिला के कहानी का सार कि भैया इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 90, तो ये सामने वाले को 90 होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो ट्राइंगल में 3 एंगल का सम 90 होता है, उससे कम तो आप ले ही नहीं सकते। तो मेन यहाँ पे क्या था कि पूरे एंगल 180 होते हैं, क्योंकि आप एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं तो वो 180 का भी आधा हो जाएगा 90, तो 3 एंगल में से 2 एंगल को जोड़ के 90 बन गया, तीसरा ऑटोमेटिकली 90 के बराबर हो जाएगा। और यदि ऐसा है तो इस तरीके से जो चारों एंगल बनेंगे, जो इस तरफ वाला बनेगा वो भी 90 ही बनेगा। तो जो बीच में जो बन रहा है शेप वो पैरेललोग्राम तो है, अ पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स 90 डिग्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। सर स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि देखो उनकी लंबाई चौड़ाई गहराई अभी आपको पता नहीं है, तो स्क्वायर पता होने के लिए चारों साइड्स के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी वैल्यू क्या है, एटलीस्ट दो एडजेसेंट साइड तो चाहिए ही चाहिए, तो वो अभी हमारे पास जानकारी नहीं है। तो रेक्टेंगल है इस बात की श्योरिटी तो है ना, अब वो स्क्वायर पहुंचने की, स्क्वायर बनने की पूरी काम कर पाए या नहीं वो अभी अभी बात का विषय है, पर फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हाँ भैया आप रेक्टेंगल तो बन ही रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल ही होता है जिसमें कुछ स्पेशल होता है। तो रेक्टेंगल वाली जो परमिशन थी, रेक्टेंगल वाली जो आपकी डेफिनेशन थी वो तो पार कर ली, पर स्क्वायर वाली को पार करने लायक जानकारी हमारे पास नहीं है। तो जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में बोलेंगे नहीं, जिसके बारे में श्योर है उसको तो मार्क कर ही सकते हैं। तो यहां पे रेक्टेंगल हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा आंसर। हमने भी वही मार्क किया प्रॉपर रीजनिंग के साथ। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नया सवाल है हमारे समक्ष कि इन दिस गिवन फिगर, मतलब यहां जो आपको चित्र दिया गया है उसमें ए बी सी या 3 पॉइंट्स, कितने 3 पॉइंट्स हैं ऑन अ सर्कल, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। एबीसी कहां है, सर्कमफेरेंस पे लाई करने वाले 3 पॉइंट हैं, सच दैट एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स AB एंड AC, ठीक है, AB एंड AC। देखो दो कॉर्ड्स कौन कौन सी, एक AB और दूसरा AC जो कॉर्ड्स हैं आर 60 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहां पे आपको AB कॉर्ड दिख रही है क्या, पहले मुझे ये बताओ। नहीं सर नहीं दिख रही है, तो जो दिखता नहीं है उसे हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहां पे हम AB कॉर्ड को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ये आ गई AB कॉर्ड। अब इसके द्वारा सेंटर पे बनाया जाने वाला एंगल, मतलब ये एंगल है कितना, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। और AC कॉर्ड के द्वारा बनाया जाने वाला एंगल, ये जो बड़ा एंगल बनेगा वो है 100 डिग्री। ये डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों के बारे में चर्चा हो रही है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BAC। आपको क्या पता लगाना है कि ये जो एंगल है, इधर छोटा सा टुकड़ा है BAC, वो कितना होगा। अब देखो यहां पे सॉल्व कैसे करेंगे इसको, पहले थोड़ा हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। देखो मेरे विचार में मैं क्या करूंगा आपको पता है, सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा पूरा एंगल BAO, उसमें से माइनस कर दूंगा एंगल CAO। तो जब BAO में से ये आपका BAO पूरा हो गया, उसमें से आप CAO माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखो BAC बच जाएगा। तो बस वही करना है यहां पे। अब जो पूरी मेहनत लगनी है वो इसी में लगनी है कि कैसे आप ये दो एंगल्स को पता कर सकते हैं। आपकी सहायता के लिए क्या चीजें, सहायता के लिए गिवन एंगल्स यहां पे हैं। चलो हम AB कॉर्ड भी बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल AOB की। इन ट्राइंगल AOB, ये जो ट्राइंगल है AOB, इसमें क्या चल रहा है,
तो सर इसमें यदि आप गौर से देखेंगे क्या मिलेगा आपको, सर एक तो OA इक्वल टू OB हो जाएगा, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सर ये है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और जब एक ही सर्कल के दो रेडियस तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ में बराबर, ठीक है। इसके हिसाब से एंगल OAB वुड बी इक्वल टू एंगल OBA, और रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसलिए यहां पे क्या होगा, आपके एंगल्स बराबर होंगे क्योंकि साइड्स बराबर हैं। इन दोनों को मैं x नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब जरा इसी ट्रायंगल में ध्यान से देखो, 3 एंगल हैं, उनमें से 2 हो गए बराबर और तीसरे की वैल्यू आपको दी गई है, तो 2 एंगल्स मतलब OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB, इन तीनों को जोड़ने पे आएगा 180 डिग्री, एंड द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें से 2 की वैल्यू आपने x रखी है, तीसरे की वैल्यू 60 दी गई है, तो कुल मिला के अब x हमें निकालना, और ये तो बहुत ही आसान काम है। आई थिंक अगर आप इसको थोड़ा सा अपना मस्तिष्क इस्तेमाल करें, रक्त कोशिकाओं को बोलें कि भैया जरा आगे बढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि 2x की वैल्यू आएगी 120 के बराबर, 180 में से 60 माइनस, तो x की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। मतलब कुल मिला के कहानी का सार, एंगल BAO या फिर एंगल OAB, जो भी आप नाम दें, उसकी वैल्यू है 60 डिग्री। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, एंगल BAO, बाओ, जो भी आप कहें इसको, यह है 60 डिग्री। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल पे, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल गायब कर देता हूं क्योंकि कुछ काम का नहीं है, मतलब समझ में तो आ ही गया, लिख तो आप खुद ही लेंगे। चलिए, इसके बाद आपके पास जो एंगल है वो ट्रायंगल है, वो है ट्रायंगल AOC। जरा इस पे चर्चा करते हैं। इन ट्रायंगल AOC वही प्रोसेस जिसमें OA बराबर होगा OC के, क्योंकि दोनों हैं रेडियाई एक ही सर्कल के, उसके बाद आप बोलोगे एंगल OAC वुड बी इक्वल टू एंगल OCA। क्यों भैया, क्योंकि सर ये दोनों हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं, टू इक्वल साइड्स, मतलब अगर साइड्स की लंबाई बराबर है तो एंगल्स भी बराबर होंगे। तो यहां पे आपको मिलेगा, इसको मान लो y नाम दे दिया, ठीक है। अब यहां पे इसी ट्रायंगल में इन तीनों एंगल्स को जोड़ने पे OAC प्लस एंगल OCA प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसमें से y प्लस 100 डिग्री करने पे आपको मिलेगा 180, जोड़ घटा के 2y आएगा 80 डिग्री के बराबर। तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, सर y की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 40 डिग्री के बराबर। अब अगर y की वैल्यू 40 है तो y का नाम एक और है जो कि है CAO इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब जरा यहां ध्यान देना, BAO और CAO, BAO ये पूरा एंगल है, ठीक है। अगर हम इसको हाईलाइट करें तो कुछ इस प्रकार, और CAO नीचे का एंगल है। तो जब पूरे एंगल में से आप CAO माइनस कर दोगे कितना बचेगा, BAC बचेगा। तो आप लिखोगे एंगल BAC वुड बी इक्वल टू एंगल BAO माइनस एंगल CAO, और ऐसा करने पे आपको मिलेगा 60 माइनस 40, जो कि घटाने पे होता है 20 डिग्री के बराबर। क्या 20 डिग्री हमारे ऑप्शंस में उपलब्ध है, देखो एक बार। बिल्कुल सर, 20 डिग्री ऑप्शन ए के रूप में उपलब्ध है, और हमारा जवाब वही होगा। ए को हमने हाईलाइट कर दिया है ताकि वो आंसर के रूप में दिख सके, ऑप्शन ए। क्या आपका भी जवाब आया? बिल्कुल। क्या आपका भी, अर्थात कंप्यूटर जी का जवाब भी वही आया? देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन ए के आगे लग गया हरा ट्रिक, मतलब हमारा सवाल सही है। तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे नए प्रश्न की ओर। अब नया प्रश्न देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि AB और AC बराबर है, ठीक है, यदि AB और AC बराबर हैं और एंगल BAC है 40 डिग्री एंड BE एंड CD आर एंगल बाइसेक्टर्स, तो आपको बताना है कि यदि DOE की वैल्यू है x, तो मतलब सॉरी, अगर DOE को नाम दिया गया x, तो x की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली क्या फाइंड करना है, एंगल DOE कितना है ये फाइंड करना है। अब देखो यहां पे जहां से दिया है वहीं से शुरू कर देंगे भैया। इन ट्रायंगल ABC,
जिसकी हमें मैक्सिमम जानकारी है कि भैया उसके दो साइड्स बराबर हैं, तो ए बी इक्वल टू ए सी, वही कॉन्सेप्ट जो पिछले में यूज हुआ, दैट इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ए बी सी वुड बी इक्वल टू ए सी बी एंड द रीजन इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये हो गया। चलिए अब इससे आपको क्या मिलेगा सर? इससे हमें मिलेगा क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं और एक की वैल्यू पता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसी ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को जोड़ने पे आएगा 180 डिग्री। इन दोनों को नाम दे दे रहा हूं मैं, चलो एक्स के बराबर है ना, तो 40 जो कि एंगल ए है प्लस एक्स करने पे 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 140 डिग्री। आपके लिए x बचेगा कितना सर? x बचेगा 70 डिग्री, क्योंकि डिवाइड बाय 2 कर दिया आपने। तो ये पूरा एंगल 70 डिग्री के बराबर, पूरा एंगल भैया ध्यान रखना, ये भी पूरा एंगल 70 डिग्री के बराबर। अब क्या यहां से मैं एंगल BOC निकाल सकता हूं? सर BOC कैसे निकालेंगे आप? तो देखो मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है कि हमें जो जो जानकारी दी है उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाए। क्या हमें यह दिया है कि एंगल बाइसेक्टर्स हैं हमारे पास? बिल्कुल दिया है सर, तो उसका यूज करते हैं। तो अगर ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये एंगल को दो हिस्सों में काट रहे हैं, तो OBC की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 70/2, दैट इज 35 डिग्री। ठीक है, तो 70 पूरा था, पर क्योंकि आपने एंगल बाइसेक्टर बना दिया तो ये वाला हिस्सा कितना? 35, और ये वाला हिस्सा कितना? तो सर ये भी 35। ठीक है, अब ये दोनों हिस्से अगर हो गए 35 डिग्री, तो यहां पे आपने लिखा OCB, ये भी हो गया कितना? 35 डिग्री। ऊपर वाले लॉजिक से 70/2। तो क्या मैं एंगल BOC की वैल्यू निकाल लूं अब? बिल्कुल सर, कैसे निकालोगे? वही भाई, इन ट्रायंगल BOC मेरे पास 3 में से 2 एंगल हैं जिनकी वैल्यू है 35, तो OBC प्लस OCB प्लस BOC प्लस 3 ही एंगल थे, तीनों को जोड़ने पे 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, 2 की वैल्यू 35 कहां से आई सर? ये दोनों एंगल बाइसेक्टर की मदद से बने थे, जो कि एंगल को आधे हिस्से में बांट देता है। तो पूरा एंगल था 70, आधा किया तो 35। तो BOC की वैल्यू आ गई कितनी सर? 35 हो जाएगा 70, तो 180 में से 70 माइनस मतलब 110 डिग्री। अब अगर ये है 110 डिग्री, तो क्या मैं DOE की वैल्यू बता सकता हूं? बिल्कुल सर, DOE हो जाएगा कितना सर? DOE हो जाएगा फिर से 110 डिग्री, क्योंकि ये दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी x की? 110 डिग्री। क्या आपको समझ में आया? जी सर। क्या किया आपने? सर हमने यहां पे पहले बड़े बड़े ट्राइंगल से एंगल B और एंगल C निकाला, फिर उसके एंगल बाइसेक्टर का यूज करके अंदर के एंगल को निकाला, फिर उस अंदर के एंगल को यूज करके मध्य का एंगल निकाला, और फिर मध्य के एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमें हमारा आंसर प्राप्त हो गया 110 डिग्री। क्या हमारा सवाल यहां समाप्त होता है? सर वैसे तो हाँ, लेकिन ना भी। हाँ क्योंकि सॉल्विंग खत्म हो गई, और ना क्योंकि कंप्यूटर जी की राय अभी हमें पता नहीं चली है। उनका जवाब भी ऑप्शन सी, हमारा जवाब भी ऑप्शन सी। तो हम करेंगे यहां पे अपने इस सुंदर से स्क्रीन को साफ, एकदम बढ़िया चकाचक चमकता हुआ। अगला प्रश्न है, द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D। एक ट्राइंगल है ABC जिसकी एक साइड BC को आपने क्या किया है? प्रोड्यूस किया है, अर्थात उसे ड्रॉ किया है, आगे बढ़ाया है हमने। तो मान लो ये आपका ट्राइंगल ABC। ठीक है, सबको दिख रहा है? यस सर, बहुत बढ़िया एकदम। तो ABC में से आपने BC को आगे बढ़ा दिया, कहां तक? पॉइंट D तक। द बाइसेक्टर्स ऑफ ABC एंड ACD मीट एट E। ठीक है, मीट एट E। यहां पे देखो थोड़ा सा डायग्राम हिल गया, ये रहा आपका। इसको और हम नीटली बनाएं, 2 मिनट। चलो बस, हो गया। ये लो फटाफट, चलो बन गया ना। एक लाइन और, डरना मत मुन्ना, बस बन गया। चलो लगभग। इफ एंगल BAC इज 60 डिग्री, ठीक है, आपको बताना है एंगल BEC कितना होगा। अब एक्चुअली मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो यह सवाल आप कर चुके हैं। कहां?
क्लास 9th में एक चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, उसकी लास्ट एक्सरसाइज है शायद, जहां तक मुझे पता है 6.3, यदि मैं श्योर नहीं हूं तो, पर ये पता है 0.3 है, हाँ 6.3 श्योरिटी से। 6.3 जहां एक्सरसाइज है उसका लास्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यही डायग्राम है, बस वहां एंगल नहीं है, बाकी पूरा यही प्रूफ करना है कि भैया ये जो एंगल BAC है और वो जो एंगल BED है उसमें कुछ कनेक्शन है, और प्रूफ करने के लिए आप यूज करते हैं एंगल सम लीनियर, वो क्या कहते हैं उसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर आपने कक्षा 9वीं में ढंग से पढ़ाई की है या ढंग से पढ़ाई नहीं भी की है तो यह सवाल तो हर बच्चे ने कम से कम 2-3 बार सॉल्व किया होता है। ठीक है, क्या करेंगे हम, सर ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो इन दोनों का नाम रख देते हैं XX और इन दोनों का नाम रख देते हैं YY। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो अगर हम यूज करें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो हमें क्या समझ में आएगा कि सर इन ट्रायंगल BAC, ठीक है, क्या होगा ट्रायंगल BAC में, सर वो जो एंगल A है प्लस यहां पे जो एंगल B है इज इक्वल टू एंगल ACD हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। A ऊपर है, B नीचे है और वो ACD हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिखें, मतलब वैल्यूज के साथ, तो A की वैल्यू 60, B की वैल्यू 2x क्योंकि पूरा है, और ACD की वैल्यू 2y। आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें डिवाइड बाय 2 करके तो 30 प्लस x प्लस इज इक्वल टू y। ठीक है, अब ये एक हो गया, ऐसा आपने सॉल्विंग में भी किया होगा जहां तक मुझे याद आ रहा है। दूसरा है इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल BEC, यहां पे भी लगेगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो उसके हिसाब से ये वाला x नीचे वाला, देखो BEC कहां से, BEC, तो इस वाले हिस्से को हम लेंगे x प्लस वो एंगल y, दैट इज वो एंगल दैट इज BEC जो है हमारा एंगल इज इक्वल टू y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपको कुल मिला के यही समझ में आएगा कि मोटा माटी कहानी का सार यही है भैया कि 30 प्लस x इज इक्वल टू x प्लस BEC, जो कि हमें पता करना है। x से x कैंसिल, तो 30 इज द वैल्यू ऑफ एंगल BEC। चित्र में यदि आप देखें और आपको अगर याद आ रहा हो तो उसमें भी ऐसे ही कुछ नाम था कि एक तरफ वाला एंगल दूसरा एंगल का कुछ कैलकुलेशन करके आता है। ठीक है, हाफ या समथिंग आता है। चलो तो ये हो जाएगा 60 यहां पे, वो हो जाएगा BEC कितना 30 डिग्री। एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं उनका जवाब क्या आ रहा है। तो सर उनका जवाब पूछने से पहले आप तो मार्क कीजिए। तो हमारे हिसाब से जवाब आएगा B, दैट इज ऑफ कितना 30 डिग्री एंगल BEC की वैल्यू। मिस्टर कंप्यूटर ऑप्शन बी 30 डिग्री बिल्कुल सही है। ये हमने कुछ कैलकुलेशन करी, इंपॉर्टेंट क्या था, देखो नेमिंग हमने वैसी करी जिससे हमारा काम आसान हो जाए। अब एंगल बाइसेक्टर है तो है भाई, तो उसको यूज करेंगे, वरना तो अगर देखो टेक्निकली प्रूफ करने जाएंगे तो ऑब्वियस बात है ये 3 या 4 नंबर का सवाल है, पर यहाँ MCQ में करना है तो हमने केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपने सवाल का जवाब बताया। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है the measures of the perpendiculars drawn from a point situated inside an equilateral triangle are 6, 8 and 10. The area of the triangle A will be, okay, देखो क्या बोल रहा है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपने क्या किया है, 3 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल बनाएं सबसे पहले तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपने क्या किया है, एक पॉइंट ऐसा खोजा है, ठीक है, जिसकी दूरी अलग अलग पॉइंट है, मान लो यहां कहीं आपने खोजा है तो उसकी दूरी थोड़ा सा और इधर कर दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो यहां पे कहीं अगर आपने खोजा है तो उसकी दूरी कितनी है 3 साइड से, सर एक से है 6, दूसरे से है 8, ठीक है, और तीसरे से है 10। तो 6, 8, 10 इस तरीके से आपने उनको खोजा है। अब यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि उनका एरिया बताना है। आपको सिर्फ ये बताया कि भाई परपेंडिकुलर कितना है, आपको साइड्स की वैल्यू अभी नहीं बताई गई है। तो हमें बेसिकली अब क्या मेहनत करनी है कि भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड बता दो, क्योंकि यदि साइड पता चलेगी तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे। वैसे हमारे पास यहां पे देखो एरिया निकालने के 2 तरीके हैं।
अगर हमें साइड पता चल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं सर, एक तरीका है कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आपको 3 हिस्सों के 3 अलग अलग एरिया मिलेंगे और फिर सबको ऐड करके आप कंबाइंड एरिया लिख सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, चलिए यहां पे अभी हम, ये रहा ए, इधर भी आ जाएगा ए और इधर भी आ जाएगा ए। चलिए देखते हैं साइड अगर हमें मिल जाती है तो। अब ये तीनों है ए, तो एक तो हो जाएगा भैया हाफ इंटू ए इंटू 6 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 8, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए इंटू 10। ये हो गई तीनों साइड्स का, तीनों ट्राइंगल्स का जो छोटे छोटे मैंने अभी डिवाइड करके बनाए उनका एरिया। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो उसको हम हाइट के रूप में ले सकते हैं। इसको आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 4a प्लस 5a, तो जाएगा 5 4 9 और 3 12a। सर ये तो एक ही, लेकिन a तो अभी भी अननोन क्वांटिटी है। तो प्रभु एक बात बताइए, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का यही एक तरीका है? नहीं सर, दूसरा तरीका है एरिया निकालने का, जो कि है √3/4 a स्क्वायर। ये हमने यूक्लिड बाबा से पढ़ा है, सॉरी हीरोन्स बाबा से पढ़ा है, माफ कीजिएगा, सारे बाबा हमारे रिस्पेक्टेड हैं। तो एरिया इज √3/4 a स्क्वायर। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मिला के जो आ रहा है 12a, वो दोनों सेम ही ट्राइंगल्स के हैं, हाँ या ना? तो क्या दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे सर। तो सर आप कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं यहां पे कि √3/4 a स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 12a। यस, एंड इफ दिस इज ट्रू, आप यहां पे पहली बात तो एक स्क्वायर से a कैंसिल करेंगे, ठीक है, फिर आप यहां पे क्या बचेगा, तो सर यहां पे बचेगा हमारे पास a की वैल्यू, दैट इज 12 इंटू 4 होल डिवाइड बाय √3, 12 इंटू 4 होल डिवाइड बाय √3, ये आ गया a की वैल्यू। अब a निकल गया, अब चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर √3 को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको फॉर्मूला पता है एरिया का, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। अब क्योंकि आपको a की वैल्यू पता है तो बस रख दीजिए, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू a स्क्वायर, मतलब सारी वैल्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर तो 12 इंटू 12, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, और √3 का स्क्वायर तो रूट और 3 कैंसिल, रूट और क्या हो गए, पावर कैंसिल हो गए, केवल 3 बचेगा। ये समझ में आया? ट्रिकी है, देखो यहाँ पे एक बार ध्यान से, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, मैं चाहूं तो 12 चौके 48/√3 लिख सकता हूं और उसका स्क्वायर कर सकता हूं। अभी मैंने क्या किया, क्योंकि √3/4 a स्क्वायर है तो √3/4 एज इट इज, a की जगह मैंने जो a की वैल्यू थी 12 इंटू 4/√3 उसका स्क्वायर किया, तो 12 का स्क्वायर अलग, 4 का अलग और √3 का स्क्वायर करने पे 3। अब यहां पे 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, उसके बाद 3 से 12 कैंसिल, कितना हो जाएगा सर, 3 4 12, तो आपके पास कुल मिला के बचा 12 इंटू 4 इंटू 4 इंटू √3, 4 4 16 इंटू करेंगे 12, तो 16 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा सर, 16 इंटू 12 करेंगे तो आएगा 192 √3, कितना, 192 √3, जो कि अगर आप ऑप्शन में देखें, जैसा कि मैंने अभी खुद भी देखा, तो 192 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एक उत्तर है जो कि हमें मिल रहा है। सोचने समझने और यहां पे एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट का कैसे हुआ है, देखो पहली बात तो आपको नहीं पता था साइड क्या है, तो आपका पहला टास्क यही था कि आप साइड निकालो। तो आपने क्या किया, आपने पूरे बड़े ट्राइंगल को 3 छोटे ट्राइंगल में डिवाइड किया, तीनों का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला, आपका आंसर आया 12a। दूसरी तरफ आपने एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला यूज किया जिसका था √3/4 a स्क्वायर। वो दोनों क्योंकि सेम ही ट्राइंगल का एरिया बता रहे थे, मतलब वो पहला वाला तरीका और दूसरा तरीका, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया तो हमें a की वैल्यू मिल गई, और जैसे ही हमें a की वैल्यू मिल गई हमने वापस एरिया निकालने का फॉर्मूला यूज किया और एरिया को प्राप्त किया, जो कि आया 192 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करेंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन बी 192 √3। तो इसी के साथ स्क्रीन क्लियर एंड नया प्रश्न हमारे सामने, ये लो हमारे 2018-19 के सारे सवाल यहां पे हो जाते हैं समाप्त। संख्या थोड़ी कम थी लेकिन काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट सवाल थे, काफी ट्रिके थे। और एक और चीज, बिफोर दिस सेशन एंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, वैसे तो आप में से काफी लोगों को पता है पर फिर भी एक बार याद दिला दें कि हमारी वेबसाइट
magnetbench.com अब आपके लिए अवेलेबल है, जहां पे आप हमारा सारा कंटेंट, सारे सेशन, सारे लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री सब्सक्राइब देख सकते हैं, बिना कुछ भी सब्सक्रिप्शन पे किए। आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, केवल आप आइए और हमारे साथ पढ़ाई कीजिए। आपको बस वेबसाइट का नाम डालना है गूगल पे, आपको सबसे पहले जो पेज दिखेगा वहां पे आपको अपने काम के कोर्स को सिलेक्ट करना है। उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी में इंटरेस्टेड हैं, एनटीएससी के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एनटीएससी के टैब पे क्लिक करेंगे, एनटीएससी के अंदर जो भी सेशंस मैंने कवर किए हैं मैथ्स में, वो आपको सारे एक ही जगह पे दिख जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो भाई 22 लेक्चर है किस टॉपिक के, नंबर सिस्टम के। 20 क्वेश्चन किसके, तो भाई अलजेब्रा के 20 लेक्चर हैं। इन लेक्चर्स में क्या पढ़ाया गया है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या उनकी ड्यूरेशन है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। बस आपको आके यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। यहाँ पे जैसे आप पहुंचते हैं, जो भी सेशन आप देखना चाहते हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सेशंस खुल जाते हैं। ठीक है, सेम टीचर्स जो कि आपको YouTube पे पढ़ाते हैं वही टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, सेम क्वालिटी कंटेंट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे आपको जो सेशन देखने का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अलग हो जाता है। और हाँ, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट या फिर ब्रेक नहीं आते, तो आप पूरा सेशन आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो हमारा जो 100% फ्री कोर्स चल रहा है, एनटीएससी की तैयारी हम आपके साथ कर रहे हैं, तो उसमें सैट का स्टेज 1 हम पढ़ रहे थे फॉर द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब सैट के अंदर जो मैथमेटिक्स का पार्ट है। हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें 2018-19 के सवाल थे जो कि काफी स्टेट्स में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ आए होंगे। प्लीज सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना आपका भी बढ़ेगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, बाय।